जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और एक तरफ अमेरिका का कैंप और दूसरी तरफ रशिया और चाइना का कैंप। और भारत से पूछा जाता था कि आप किस तरफ है। लेकिन आज तस्वीर थोड़ी जो है वो बदल चुकी है और शायद पहली बार दुनिया भारत से पूछ रही है कि आपके बिना जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कैसे चलेगा। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश या फिर ये कहें इकोनॉमी का क्लब जो G7 है, जहाँ पर फ्रांस में होने वाले समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जो मीटिंग है वो डोनाल्ड ट्रम्प से हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी साल भारत जो है ब्रिक्स की समिट की मेजबानी भी कर रहा है और जब चाइना से इसी दौरान एक दिलचस्प संदेश आता है कि चाइना खुद कह रहा है कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ मजबूत आरआईसी कॉपरेशन बनाकर ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और एक मजबूती दे सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर को। तो थोड़ा हम इस पूरे ताने-बाने को समझने की कोशिश करते हैं कि आज 21वीं सदी में भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसका सबसे बड़ा किंग मेकर कैसे भारत बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है उसने भारत को उस मुकाम तक कैसे पहुंचा दिया जहां पर अमेरिका भी ज़रूरी मानता है, भारत भी रशिया भी ज़रूरी मानता है और चाइना भी आरआईसी की भी बात कर रहा है। तो थोड़ा-सा विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका वर्मा, हमारी आज की खास मेहमान। बहुत-बहुत आपका स्वागत है मोनिका जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर शो, इट्स ऑलवेज फुल ऑफ इनसाइट्स, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन टुडे। यस, तो डॉक्टर मोनिका वर्मा, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में भी जाने वाले हैं फ्रांस, और उम्मीद ये है कि साइडलाइंस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हो सकती है। तो क्या G7 और ब्रिक्स दोनों में भारत की जो मजबूत मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं भारत को ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में एक बड़ा ब्रिज बना रही है? बिल्कुल, अंबर, अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की जो आज की विदेश नीति है, उसको मैं इन अ वे बहुत ही सक्सेसफुल मानती हूँ। क्योंकि देखिए, छोटी-मोटी दिक्कतें तो हर देश के साथ आती रहती हैं, छोटी-मोटी बातें तो सेनोरिटा दुनिया में होती ही रहती हैं। लेकिन अगर हम बड़े रूप में देखें तो भारत ने इन इतने सालों में, जब से हमने क्या कहते हैं राइज़ करना शुरू किया है, जब से हमारी इकोनॉमिक जो कैपेबिलिटी है वो बढ़नी शुरू हुई है, उसके साथ ही हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी कुछ इस तरह का बना लिया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल फॉरेन पॉलिसी है। जिसका अर्थ ये हुआ कि रादर देन हम एक बहुत ही कॉन्क्रीट पोज़ीशन ले लें या हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशंस लें या हम एक्सट्रीम पोज़ीशंस लें, वो सब ना करके भारत जो है अब इस तरह की पोज़ीशंस लेता है या इस तरह का जो रुख है, अख्तियार करता है जहाँ भारत को फ़ायदा हो। जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमें रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया है और हमें लगता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमें हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, रीज़नेबली प्राइस्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर हमें लगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अगर हम कोई किसी भी तरफ कोई ज़्यादा पोज़ीशन ले लेंगे, तो वो भारत के लिए जो है वो एक नुकसानदायक हो सकती थी। लेकिन ऐसा ना करके हमने यहाँ बहुत ही समझदारी दिखाई, हमने बहुत जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ को आगे रखा और हमने रूस से जो भी डिस्काउंटेड ऑयल वो अवेलेबल हमें करा रहा था, हमें बेच रहा था, हमने वो सारा खरीदा और उसे खरीदते ही हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा जो एक सवाल था वो हल हो गया और इतने सालों तक भारत ने रूस से डिस्काउंटेड ऑयल लेकर के अपनी ग्रोथ पर जो है वो फोकस किया। तो भारत आज अगर ब्रिक्स में है या भारत को अगर G7 वाले भी बुला रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं भारत को ये जो है हम आज की सरकार को कांग्रेचुलेट कर सकते हैं कि आपने इस तरह की विदेश नीति अपनाई, जहाँ आपने इंडिया फर्स्ट, जो कि मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुड बी इंडिया फर्स्ट, दैट्स द होल आइडिया, दैट्स द होल आर्किटेक्चर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। तो उन्होंने उसको मेंटेन करते हुए इंडिया फर्स्ट के प्रिंसिपल पर भारत के हितों को भी आगे रख करके हर देश से, हर उस ब्लॉक से, हर उस ग्रुप से, हर उस ऑर्गेनाइजेशन से, हर उस प्लेटफॉर्म पर भारत के हित की ही बात की है। तो अगर हमने थोड़े समय के लिए भले ही यूरोपियन देशों को नाराज़ किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से यूक्रेन पे खास तौर पर जो बीत रही थी,
उसे देख करके यूरोपियन देश जो है बहुत ज़्यादा डर गए कि आज रूस जिस तरीके से एग्रेसिव है, जिस तरीके से एग्रेशन शो कर रहा है यूक्रेन के प्रति, क्या कल को एक रिसर्जेंट रशिया, क्या कल को एक पावरफुल रशिया उनके लिए भी एक अटैक साबित हो सकता है? और इस तरह के डर के चलते उन्होंने जो है इंडिया को खास तौर पे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करा, इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा। एक पूरी वेस्टर्न मशीनरी पिछले 5 सालों में, खास तौर पे अगर आप 2022 से देखें, तो 22 से लेकर के अभी 26 तक अगर आप देखें 4 सालों में किसी भी देश ने कसर नहीं छोड़ी वेस्ट के, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज़ अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो। इन सभी ने अपना जो एक इनका टैक्टिकल अलायंस जो चलता है उसके, या नेटो, आप उन्हें नेटो कंट्रीज कह सकते हैं, या इंटेलिजेंस में जैसे कि इनका फाइव आइज अलायंस होता है, वैसे इन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ी भारत को ये यकीन दिलाने में या भारत को ये जताने में कि अगर आप रूस का तेल खरीद रहे हैं तो आप रूस के जरिए यूक्रेन या फिर यूरोपियन सिक्योरिटी को जो है आप हैम्पर कर रहे हैं। और इसका जवाब जयशंकर जी ने हाल ही दिया है। अभी मैं बस आपसे बात करने से चंद मिनटों पहले सुन रही थी उनका एक वक्तव्य जो उन्होंने एक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में या कहीं दिया, वो मैं उसकी डिटेल्स नहीं देख पाई, कि भारत ने तो केवल अपनी ही ज़रूरत के लिए तेल खरीदा। भारत ने केवल अपनी ज़रूरत के लिए उस देश से तेल खरीदा जिससे यूरोप को लगता है कि उन्हें खतरा है। लेकिन यूरोप तो सालों से भी कहाँ, दशकों से उस देश को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं जो देश सीधा भारत पर हमला करता है। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि यूरोपियन कंट्रीज जो इतनी धड़ल्ले से एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को वेपन्स प्रोवाइड करती हैं इंडिया के खिलाफ, आज वही हमें बता रही हैं कि आप रशिया का तेल ना खरीदें। और वो भी देखिए तब जब रशिया का तेल ये खुद हमसे, जब हम रिफाइन कर देते हैं तब तक ये रशिया का तेल हमसे खुद खरीद रही थी। अभी पूरा सप्लाई चेन इस तरह से काम कर रही थी कि रूस से हम कच्चा तेल खरीदते थे, हम उसे रिफाइन करते थे, जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते थे उसे यूरोप हमसे खरीदता था। अभी हाल ही की बात है, जनवरी 2026 में ही उन्होंने उस तेल को खरीदना, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। तो मेरा ये मानना है कि ना किसी की सुनते हुए, ना किसी की परवाह किए बगैर, केवल अपने हित को आगे रख करके, केवल अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख करके भारत ने जो एक गैम्बल खेला, भारत ने जो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ये रवैया अपनाया कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम केवल अपनी विदेश नीति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो आज वाकई रंग ला रही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मोनिका, ये भी संभावना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, और जो यहाँ पर सवाल हो रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि बड़े लोगों को बड़े समय से इंतजार है कि दोनों के बीच मुलाकात हो। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें एक नए दौर में हम उसको ले जाते हुए देखेंगे, या फिर भारत जिस स्थिति में अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस और जिस तरह का रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप ने इख्तियार किया, तो प्रधानमंत्री मोदी से डॉच करने की कोशिश करेंगे? देखिए अंबर, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया की जो मसल मेमोरी है, एक एवरेज इंडियन की साइकी में अमेरिका को लेकर के कभी भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक पॉजिटिव अप्रोच कभी रहा ही नहीं। 1947 के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ, जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तो इंडिया ने, जाहिर सी बात है, उस समय पर इंडिया ने सोचा कि मैं अभी डीकोलोनाइज होकर चुका हूँ, मुझे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मैं एक इंडिपेंडेंट पोल, या एक इंडिपेंडेंट पोल तो नहीं करके एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक में बना लेता हूँ नॉन अलाइंड मूवमेंट का। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वो भी इंडिया ने सही करा, वो किसी और दिन हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात यहाँ आती है कि इंडिया ने इतने 50-60 साल, जो एक कोल्ड वॉर का जो पूरा समय चला, 1950 से अगर आप लगा लें, 1950 से 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, कोल्ड वॉर के खत्म होने के 10 साल बाद भी 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तब भी हम पर अमेरिकन ने सबसे ज्यादा डिबिलिटेटिंग सैंक्शंस जो हैं वो लगाई थी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोई भी प्रेसिडेंट पावर में क्यों ना आए हो कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन उन्होंने इंडिया को जो है हमेशा यही जताने की कोशिश करी कि आप एक कमजोर देश हैं, जो कि हम थे। मैं ये नहीं बोल रही कि हम नहीं थे, हम थे, लेकिन उन्होंने हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। कोल्ड वॉर के समय तो उन्होंने लिटरली ये पॉलिसी चली कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इंडिया को बैलेंस किस प्रकार किया जाए। So the entire gamut of the Cold War was centered around balancing India, countering India with the use of Pakistan.
They helped Pakistan build a formidable economy. They helped Pakistan with weapons. They helped Pakistan जो भी वो जिस तरीके से कर सकते थे ताकि वो भारत को बैलेंस कर कर चले. उनकी पॉलिसी थी भारत को कंटेन करने की. हम इसे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं. लेकिन जब टर्न ऑफ द सेंचुरी पर जब जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लिए, तब एक तो उन्होंने देखा कि भारत जो है अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कर चुका है 1991 में. फिर उन्होंने देखा यार न्यूक्लियर टेस्ट तो भी इन्होंने कर ही लिया, भारत न्यूक्लियर पावर तो बन ही गया है ना. साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने देखी कि इतने बड़े मार्केट में किस तरीके से जो है सामान बेचा जा सकता है. तो एक पूरी लॉबी तैयार हुई. पूरे अमेरिका में एक लॉबी का निर्माण हुआ. उस लॉबी ने, ये पूरी जो लॉबी थी ये एमएनसीज थी, ये मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जिनका पूरा गोल बस ये था कि किस तरीके से जो है इंडिया जैसे एक बड़े मार्केट को कैप्चर किया जाए. कैसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है हम पूरे विश्व में तो बेच ही रहे हैं, बट अब हम इंडिया में भी बेचें. तो उस लॉबी ने कहा कि देखिए आप बार बार इंडिया के साथ इस तरीके से करेंगे अगर कि आप न्यूक्लियर टेस्ट पे सैंक्शंस लगा दें, आप ये सब करें, इससे अच्छा ये क्यों ना रहेगा कि हम, क्योंकि इंडिया इज नाउ रेडी फॉर बिजनेस, क्योंकि इंडिया इज नाउ रेडी फॉर मोर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, हम इसका फायदा उठाते हुए भारत को एक मार्केट की तरह ट्रीट करें और यहाँ अपने हथियार जो हैं उन्हें बेचें या जो अपना और सामान है उसे बेचें. उन्होंने इंडिया के साथ एक वार्म रिलेशन शो करने के लिए बिल क्लिंटन को यहाँ एक प्रेसिडेंशियल विजिट पर भेजा. बिल क्लिंटन यहाँ आए, उनकी बातचीत हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ. हमने उन्हें देश घुमाया, हमने उन्हें अपनी आतिथ्य जिसे कहते हैं उसका एक अच्छा खासा अनुभव करवाया. और उसके बाद धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी जी तो खैर सत्ता में नहीं रहे, उनके बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह. और मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत कोशिश करी. उन्होंने अपना, इनफैक्ट मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी ने तो अपना पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल जो भी था सारा का सारा ही इंडियन अमेरिकन जो रिलेशनशिप है उसको हील करने में लगा दिया. आज अगर मनमोहन सिंह जिस भी लोक में होंगे वो वहां बैठकर ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जो गुडविल कमाई, जो पॉलिटिकल कैपिटल कमाया, वो खर्च कर कर मैंने 2008 में इंडिया के साथ यूएस का जो 123 एग्रीमेंट था, जो न्यूक्लियर डील थी, वो साइन करी. उस समय अंबर हम बहुत छोटे थे, लेकिन अगर आप उस समय के अखबारों पे भी नजर डालेंगी, मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी जर्नलिज्म में, और जब मैं उस तरह के अखबारों पे नजर डालती थी तो आप देखेंगे दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला से लेकर के नवभारत टाइम्स, और अगर अंग्रेजी अखबारों की मैं बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के टेलीग्राफ, हर अखबार में एडिटोरियल कॉलम में कोई ना कोई पॉलिटिशियन किसी ना किसी पार्टी का हमेशा अमेरिका को गाली ही दे रहा होता था. और वो यही कहते थे कि अमेरिका पर भरोसा करना एक सुसाइडल मूव है, अमेरिका के साथ रिश्ते जोड़ना अपने आप में एक बहुत ही नुकसानदायक चीज होने वाली है, आप कृपया ऐसा ना कीजिए. और लिटरली सरकार गिरने पे बात आ गई थी. मनमोहन सिंह जी की तो सरकार ही गिरने वाली थी जब उनका लेफ्ट के साथ इस बात पे एक बहुत बड़ा टसल हुआ और लेफ्ट ने कहा कि आप अमेरिका को सपोर्ट करेंगे तो हम आउटसाइड सपोर्ट आपको नहीं करेंगे. और उस समय उनको और साथियों की मदद से अपनी सरकार को जो है आगे लेके जाना पड़ा था. बीजेपी ने भी उस टाइम पे न्यूक्लियर डील जो है उसके ऊपर, वहां भी एक बहुत बड़ी स्प्लिट थी. लेकिन भाजपा के साथ एक अच्छी चीज ये है, जहां नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है वहां भाजपा क्रेडिट नहीं देखता किसे मिल रहा है, भाजपा देखता है देश को कितना फायदा होगा. तो उन्होंने भी उस समय एक थोड़ा एक नुआंस जिसे हम कहते हैं एक पोजीशन उन्होंने ले ली थी. इतना कुछ करने के बाद जब मोदी जी आए पावर में, तो मोदी जी ने ट्रंप को, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे इनके और कोई जूनियर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल हो, चाहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हो, चाहे इनके एम्बेसडर्स हो एरिक गारसेटी, चाहे इनके अभी जो है एम्बेसडर वो हो, सभी के साथ जो है भारत ने इतना अच्छा बर्ताव किया सभी को. और इंडिया ने इतनी सारी चीजें, आप समझ रही हैं, मोदी जी ने तो आकर के बहुत सारे फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स जो हैं हमारे अमेरिका के साथ जो है वो रुके हुए थे. अब मनमोहन सिंह जी तो अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल न्यूक्लियर डील पे खर्च कर चुके थे. और क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब अपना सारा कैपिटल न्यूक्लियर डील पे खर्च कर चुके थे तो उनके पास और कुछ पॉलिटिकल कैपिटल इतना बचा नहीं था. और उनकी सरकार के भी बहुत ज्यादा बुरे दिन आ गए थे, क्योंकि आप जानते हैं करप्शन यूपीए में किस गदर लेवल पर था. और उस करप्शन के चलते उनकी फॉरेन पॉलिसी पे तो चलना दूर की बात है, डोमेस्टिक पॉलिसी तक पे चलना बंद हो गई थी. क्योंकि मनमोहन सिंह वाज इन अ पार्टी वेयर एवरीवन जस्ट वांटेड टू लूट इंडिया. और इस समय पर अमेरिका ने बहुत सारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल, बहुत सारे फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत को ऑफर करे कि आप हमारे साथ लेमोआ साइन कीजिए जो लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है, आप हमारे साथ कॉमकासा साइन कीजिए जो कि कम्युनिकेशन रिलेटेड अग्रीमेंट है, वीसा साइन कीजिए. बहुत सारे जो है उन्होंने हमें फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स ऑफर करे कि आप ये साइन कर लीजिए. तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
जो कि उनके हिसाब से हम भी कह रहे हैं हमारे लिए इतनी जरूरी है भाई, हम तो चाइना को फेस कर ही रहे हैं अक्रॉस द बाउंड्री, हमारा तो वो एलएसी का पंखा चलता ही रहता है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि अगर इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए एक इक्वली हैवी वेट कंट्री चाहिए तो वो भारत ही होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अमेरिका की जितनी भी सीरीज में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज आई हैं, चाहे वो बाइडन जी के कार्यकाल के दौरान आई हो, चाहे वो ट्रम्प जी के कार्यकाल के दौरान आई हो, हर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ने यही बात कही कि इंडिया इज अ प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द इंडो पैसिफिक। और जब अमेरिका ने ये सिग्नलिंग करी तो अमेरिका के साथ के वो जो छोटे छोटे देश थे, उनके जो जिसे हम वेसल स्टेट भी कह सकते हैं, जो उनकी जेब में पड़े रहते हैं, जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और भी बहुत सारे देश, उन सब ने लाइन से अपनी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज में इंडिया को एक पार्टनर के रूप में डिक्लेयर करना शुरू करा कि हमारी ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और हमारे लिए भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। अब सभी किए कराए पर, जिसे पानी फेरना कहते हैं, कि जी बहुत अच्छी है कहानी बनाई और उसके ऊपर फिर आपने लिया पानी और फेर दिया, वो किया डोनाल्ड ट्रंप ने। बाइडन भी खेलते थे, मैं ये नहीं कह रही बाइडन बड़े दूध के दूल्हे थे, बाइडन भी हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। देखिए अमेरिकन के साथ दोस्ती तो है ही बुरी, मतलब दुश्मनी तो है ही बुरी, लेकिन उनके साथ दोस्ती और भी बुरी है। तो बाइडन भी हमारे साथ बहुत सारे डर्टी गेम्स, अगली गेम्स प्ले करते थे। अगर हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेते हैं तो वो हम पे कभी डेमोक्रेसी इज बैकस्लाइडिंग, या कभी अपने एनजीओस को, या कभी रेजिम चेंज को, या कभी जो उनका एक USCIRF है, कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, उसके इस्तेमाल से, उसके रिपोर्ट्स के थ्रू बिल्कुल ही बेबुनियाद जिसे एलिगेशंस कहते हैं वो लगाना, और जो इनकी एक पूरी मीडिया मशीनरी है जो कि आप लगा लीजिए वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने भी इनके अखबार हैं सभी में जो है एंटी इंडिया कवरेज देना, इंडिया की जो बेसिक चीज़ें होती है उनके ऊपर सवाल करना, तो ये सब होता था। लेकिन अब की जो हुआ है ना अंबर, उससे होप और ऑप्टिमिज्म का जो लेवल है वो धरती पर भी नहीं, मैं ये नहीं, वो गिरा तो अवश्य है लेकिन वो आसमान से धरती पर नहीं गिरा है, वो अब आसमान से गिर करके धरती पे गिर करके पाताल लोक तक चला गया है। वो जो ट्रॉमा था कोल्ड वॉर का, जो एवरेज इंडियन को अमेरिका को लेकर के था, उस ट्रॉमा के अंदर अगर नमक मिर्च मिला करके और थोड़ा तड़का लगाया है तो वो अमेरिका ने लगाया है। हम, आप देखिए कितनी कितनी ज्यादा घिनौनी बात है, हम एक ऐसे देश के साथ सरवाइव कर रहे हैं जो कि दिन रात हम पर उनका वो रोज सुबह उठते हैं, हम लोग सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं, वो सुबह उठकर शैतान का नाम लेते हैं और ये सोचते हैं कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। और इस पूरी कोशिश में उन्होंने पहलगाम में इनोसेंट इंडियंस को लिटरली आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन कि वेदर यू आर एन हिंदू और यू आर अ मुस्लिम और यू आर अ जू और व्हाट यू आर, एंड ऑन दैट बेसिस दे लिटरली शॉट डाउन इनोसेंट्स। और उस समय पर जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो यही अमेरिकन जाकर के विक्टिम ऑफ टेरर एंड परपिट्रेटर ऑफ टेरर, मतलब कि जो इंसान गलत कर रहा है और जिस इंसान के साथ गलत हो रहा है उनको सेम पेडेस्टल पे रख करके डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इनकी शांति वार्ता करा दी। मतलब वो इंसान, एक तो अमेरिका के साथ वैसी प्रॉब्लम है, बट वो इंसान कुछ गजब लेवल सन की है, कुछ गजब लेवल की उनका जो है हिसाब किताब की, उन्होंने एक विक्टिम ऑफ टेरर और एक परपिट्रेटर ऑफ टेरर के साथ उन्होंने ये झूठे बयानात देने शुरू कर दिए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये उनका रोज का काम, बार बार बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, और उनके सुर में सुर मिला देता है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ हासिल होने कोई ना कोई। एनीवे, एक सवाल में जो ये RIC को लेकर चाइना कर रहा है उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या चाइना का जो RIC कॉपरेशन पर इतना जोर देना है वो चाइना की स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, या फिर ये कहें कि भारत की जो बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत है उसकी वजह से ये चाइना जो है वो कर रहा है, या फिर जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है उससे ग्लोबल और इकोनॉमिक जो रीसेट है वो हो रहा है, या वो सारी चीजें बस सामने निकल कर आ रही। देखिए अंबर, मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में सबसे कम मजबूर देश अगर कोई है तो हम चीन को ही कहेंगे। अमेरिका ने हम पर फिर भी इल्जाम लगाए और हमारे साथ रशियन तेल का बहाना बना करके उन्होंने इतने सारे टैरिफ्स बढ़ाए, लेकिन वही चीन जो कि नंबर 1 कस्टमर है, नंबर 1 क्लाइंट है रशियन ऑयल का, उस चीन को अमेरिका छू छू तक नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। और उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि सारी सप्लाई चेन्स पर चाइना ने इस तरह से कब्जा बिठाया हुआ है, खासतौर पे
रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं उन पर तो इतना गजब का कब्जा है चाइना का कि आज अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी चीन जा रहे हैं तो वो भी यही सिग्नल करना चाहते हैं कि देखो मेरी होगी 25-27 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लेकिन अब ये 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन बन गया है और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका डूब जाएगा अगर मैंने इनके साथ कंसिलिएटरी या एक समझौते वाला जो रुख है अगर वो नहीं अपनाया। तो चीन की देखिए मुझे नहीं लगता कोई मजबूरी है अगर वो रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। और एक चीज जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो हम ये भूल जाते हैं कि RIC जो है ट्रायंगल उसकी बात चीन उतनी नहीं करता जितना ज्यादा रशिया करता है। ये एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं एक समझ एक डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। 90s में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और रूस जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, उस समय पर एक प्रिमाकोव कर करके उनके एक लीडर थे, उन्होंने एक प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन दी और उन्होंने ऐसा कहा कि क्योंकि अमेरिका का जो यूनिपोलैरिटी है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दैट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, एक पोल बच गया, जो दूसरा पोल बचा वो था अमेरिका। तो उन्होंने कहा अगर अमेरिका को हमें कमजोर साबित करना है, अगर हमें अमेरिका को जो है थोड़ा औकात में लाकर रखना है, तो क्यों ना हम जो ये सेकंड रंग पावर्स हैं, उस टाइम पर चाइना भी जो था वो एक सेकंड रंग पावर था। आज वो अपने आप में बहुत 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश है, मिलिट्री बड़ी है और बहुत सारी जो ताकत उस वाले चीन में और आज वाले चीन में जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो ये सेकंड ऑर्डर जितनी भी पावर्स हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, क्यों ना हम एक हो जाएं और एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनाएं। और अच्छी बात है इंडिया ने उसको भी इतना जल्दी नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहने के कुछ सालों बाद ही, इनफैक्ट कुछ समय बाद ही रशिया ने धीरे धीरे वेस्ट के साथ अपने आप को एंडियर करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेस्ट के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करी। वो तो इनके रिश्ते जाके 2014 में खराब हुए हैं जब रूस ने जो है क्राइमिया को एनेक्स करा, अदरवाइज उससे पहले तो इनका ठीक ठाक फिर भी चल रहा था। रशिया को ये इतना ज्यादा बॉयकॉट या इतना ज्यादा बैड बॉय या पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार नहीं दे रहे थे। आज की डेट में रशिया को सबसे ज्यादा जरूरत है इस तरीके के माहौल की जहां RIC की बात हो, क्योंकि एक तो रूस अपने आप को कॉर्नर्ड और आइसोलेटेड फील करता है और रूस की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, आज की डेट में रूस चीन के लिए, जो एक जमाने में चीन जो था वो रूस से कम था और रूस चीन से ज्यादा था, आज रशिया के सामने लिटरली ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में एक जूनियर पार्टनर है। और ये जूनियर पार्टनर बनना अवॉइड करने के लिए, थोड़ा ऑप्टिक्स को सही करने के लिए रशिया को ये दिखाना पड़ता है कि नहीं मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, और इसीलिए उन्हें RIC की बात करनी पड़ती है। चाइना इसका इस्तेमाल बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। कैसे कर रहा है? चाइना की कोई मजबूरी नहीं है हमारे साथ हाथ, हमारी अब इतनी ताकत नहीं हुई है। देखिए अंबर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीयों को ये आगाह करना चाहती हूँ कि हमसे चीन आगे बहुत ज्यादा निकल चुका है। इस रियलिटी को हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 1978 में जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ऑलरेडी रिफॉर्म कर ली थी, 1990s में जब उन्होंने ऑलरेडी WTO, हालांकि हम WTO के उनसे पहले से मेंबर है, लेकिन जब उन्होंने WTO ज्वाइन करके लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को परफेक्ट कर लिया था, मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाना शुरू कर दिया था, तब भी भारत सर्विसेज इंडस्ट्री के भरोसे बैठा था। 78 में उन्होंने रिफॉर्म करा, हमारा 78 में नेशनलाइजेशन का भूत नहीं उतरा था। इंदिरा गांधी जी यहाँ बैंकों को नेशनलाइज कर रही थी, कैपिटलिस्ट को जेल में डाल रही थी और उन्हें बुरा फील करा रही थी कि भैया धंधा मत करो, बिजनेस मत करो। दिस वाज द सेंटिमेंट इन इंडिया while the Chinese were reforming their economy. In the 2000s when they were perfecting a low cost manufacturing model, जब वो अपने टाउन्स में अपने दूर तबके के जो उनके कस्बे हैं वहां पर भी जब वो ये SEZ लगा रहे थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जब वो लिटरली उन्होंने फ्री ट्रेड का इस्तेमाल तो सबसे अच्छा चाइना ने किया है। फ्री ट्रेड की शील्ड दिखा करके पीछे से मर्केंटलिज्म का इस्तेमाल चाइना ने किया है। तो उन्होंने जब अपनी फैक्ट्रीज पे काम किया, तब हमारे देश के नेता क्या कर रहे थे? हम बनेंगे बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, हम बनेंगे कॉल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हम बनेंगे BPO ऑफ द वर्ल्ड। तो हम भोले भाले इंडियंस को पकड़ के अंग्रेजी सिखा के कॉल सेंटर में मेरे जैसे ईयरफोन्स लगा करके और उन्हें उनके हम बैक ऑफिस बनकर ही खुश थे। हमने तो 2014 के बाद जाके ये चीज रियलाइज करी है कि मैन्युफैक्चरिंग होना कितना जरूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? लो कॉस्ट से। आप बिल्कुल सिंपल चीजें बनाते हैं, जैसे आजकल भारत में सिंपल चीजें अब बनने लग गई हैं। कोई हेडफोन बना रहा है, कोई एयर फ्रायर बना रहा है, कोई स्पेक्टेकल्स बना रहा है, बहुत सिंपल चीजें जिनमें इंजीनियरिंग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। धीरे धीरे जब आप बनाना शुरू कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना? फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर ये हमने खुद बना लिया और इस पे हमारी डिपेंडेंस कम हो गई, जैसे कि स्मार्टफोन्स में अभी हम केवल असेंबल कर रहे हैं,
हाँ, है ना? इंडिया इज नाउ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन्स। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो भी एक तरह की असेंबलिंग है। चिप कहीं से आ रहे हैं, जो और इक्विपमेंट से कहीं से आ रहे हैं, हम असेंबल करके मेक इन इंडिया कर करके आईफोन तो इंडिया में बन रहा है, बेच रहे हैं। तो ये जो एक चीज है, ये हमने करनी शुरू करी कि अब छोटी मोटी एक शुरुआत करें। चीन आज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से उठ करके बहुत ही ज्यादा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर पहुंच गए हैं। आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, कोई भी आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम ले लें, हर एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर चीज में चीन आज अमेरिका को कंधे से कंधा मिला करके टक्कर दे रहा है। और ये मैं बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की अंदर से हवा टाइट है। उनको ये समझ में आ गया है कि हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा देश आगे बढ़ गया है जो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली उनसे ज्यादा अब सुपीरियर हो सकता है। अब ये क्या है, कांटे की टक्कर की बात चल रही है। अब ये चीन माओ वाला चीन नहीं रहा, जहां भूखे मर रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे, चूहे खा रहे थे। नहीं, चीन बदल चुका है। तो चीन केवल आरआईसी की बात हमें खुश करने के लिए करता रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, वेस्ट एशिया में इस समय पर करा तो जो भी था, अमेरिका ने ईरान पे हमला और ये सब, चीन को ही कमतर आंक कर और ये सोच करके कि चीन पे इसका असर पड़ेगा। वो बात अलग है कि चीन उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। चीन ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इतने बना रखे हैं। चीन ने अपना एनर्जी का जो मॉडल है वही चेंज करके रखा हुआ है। दो तरह की एनर्जीज होती है, मॉलिक्यूल बेस्ड और एटम बेस्ड। इन्होंने ऑयल को डिपेंडेंस कम हो जाए इसलिए उन्होंने बैटरीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये लोग अलग गेम खेल रहे हैं। हम अभी भी पुरानी दुनिया के पुराने सिपाही हैं कि भाई क्रूड ऑयल कहाँ से मिलेगा या तेल की रिफाइनिंग कैसे होगी। ये नई दुनिया के नए खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या देखा है कि बैटरी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कैसे बनाए जाए। तो ये अलग गेम खेल रहे हैं और उस गेम को खेलते खेलते चीन वेस्ट एशिया में फिर भी थोड़ा सोच रहा है कि देखो इंडिया का क्या है ना, अभी हमारा अभी वो समय चल रहा है जो 1900 लेट 1970s, 1980s, 1990s, 2000s में चीन का चल रहा था। शी जिनपिंग के आने से पहले उनके एक लीडर होते थे डेंग शियाओपिंग, और उन्होंने बहुत ही एक मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कि चीन मजबूत नहीं हो जाता, जब तक कि चीन पावरफुल नहीं हो जाता, वी नीड टू हाइड आवर एबिलिटीज एंड बाइड आवर टाइम। मतलब कि हमें अपनी जो भी हम कर सकने में सक्षम हैं, वो हमें तब तक छुपा के रखना है जब तक हम वाकई बहुत ताकतवर नहीं हो जाते। इसीलिए चीन ने कहानियां बनाई बहुत सारी कि जब चीन राइज करेगा तो पीसफुल राइज ऑफ चाइना। हम एक इकलौते ऐसे ग्रेट पावर राइज करने वाले हैं जो कि पीसफुल राइज करेगा। फिर एक हम ऐसे इकलौते ग्रेट पावर होने वाले हैं जो कि किसी को भी जो है एग्रेसिव किसी के साथ नहीं होगा। इस तरह की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, मतलब खिला जहर ही रहे थे लेकिन मिठाई में छुपा कर। और इस तरह की हमें जो चॉकलेट्स, जो स्वीट चीजें हमें चाइना खिलाता रहा, हम भी खाते रहे। हमारे अपने नेता मनमोहन सिंह जी की मैं तारीफ कर रही थी, बट एक बुराई भी बनती है उनकी कि जब चीन ताकतवर बनता जा रहा था, चीन का ताकतवर बनना और हमारे साथ उनका एलएसी पे वायलेशन करना, इनकर्जन्स करना, वो जो एलएसी जो बनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके इस तरफ भारत की टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करना, सलामी स्लाइसिंग करना, वो चीन ने शुरू कर दिया था। There is a proportionate link between China becoming powerful and China doing more and more incursions against India. While China was being aggressive with us on the border, our leader was more interested in increasing our dependence of trade on China. Yes. The understanding, the consensus in India was कि अगर शेर को रोज मीट का टुकड़ा डालोगे तो शेर हमें नहीं खाएगा। ये मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है कि शेर को अगर आपने पाव भर मीट रोज डाल दे तो शेर हमें खाने नहीं आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय के जो एनएसए थे, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ऐसी सोच थी कि इफ वी इंक्रीज डिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर ने बोला म्यूचुअल डिपेंडेंस, दैट वाज नेवर म्यूचुअल, दैट वाज अ वन साइडेड डिपेंडेंस। हम अपनी इंडस्ट्रीज, हम अपनी फैक्ट्रीज बंद करते जा रहे थे, चाइना से खरीदते जा रहे थे, चाइना हमारे देश में आगे बढ़ता जा रहा था और हम पीछे सरकते जा रहे थे। आज उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि अब हमें सिरे से फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है। फार्मास्यूटिकल्स में जो हमारी एक सेल्फ डिपेंडेंस होती थी, एपीआईज हम खुद बना लेते थे, रॉ मटेरियल्स जो जिसे कहते हैं वो हम खुद बना लेते थे, आज हम उनके लिए भी चीन पर काफी हद तक डिपेंडेंट थे। अब काफी पे हम दोबारा से खड़े हो गए हैं। तो चीन की कई बातों को अगर वो आरआईसी कहता है तो आप उसे आरआईसी कतई ना समझें।
इंटरनेशनल It पॉलिटिक्स is में only CCCC, इट्स ऑलवेज CCPCC. CCP CCC, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑलवेज, इनफैक्ट इट्स ऑलवेज CCP, इट्स नॉट इवन CCC. Yes. See, right now China is being ruled by the communists, and they Yeah. will do whatever, they will practice whatever trick is in the book to maintain their hegemony and stay and make sure that they remain in control in China. चाहे उसके बिल्कुल. लिए उनको WTO ज्वाइन करना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें अमेरिकन के सामने थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा RIC वाराईसी जैसी बातें करनी पड़े. ये बातें सुनने में जितनी अच्छी है, अमल में लाना उतना ही खतरनाक है. इंडियंस के लिए सबसे अच्छा आज की डेट में ये है, दरवाजे खिड़की लगा लो, चुपचाप देख लो कौन क्या बेच रहा है हमें, और अंदर बैठ करके अपने आप को चीन का सामना करने लायक बना लो. क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अंबर जी, 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क होता है. वही बिल्कुल. चीज जो हमारे साथ 1947 में हम आजाद हुए थे, 1949 में वो PRC बने थे, माओ का जो सिविल वॉर जो है वो जीत गए थे माओ, और फिर उन्होंने जी. CCP बनाया, CCP का कंट्रोल चाइना पे करके पूरा PRC बना लिया था. तो आज हमारे लिए बिल्कुल बेसिक्स पर लौटने का समय है. हम अपना रिसर्च एंड बिल्कुल. डेवलपमेंट बढ़ाएं, हम अपना कंग्रेचुलेशन इज गुड, कंग्रेचुलेटरी मूड इज गुड, सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग इज वेरी वेरी हाँ, गुड. ठीक है. छोटी छोटी सक्सेस सेलिब्रेट करने से बड़ी बड़ी मेहनत के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बस उसी को अब अपनी रियलिटी मान करके रोज बैठकर यही कीर्तन करना, अरे हमको तो सब पूछ रही हैं. ताकतवर को नहीं, पूछा जाता है, कमजोर को कोई नहीं पूछता. तो ताकत बढ़ाने में अभी ही हमें अभी दिल्ली अभी बहुत दूर है. बहुत दूर है. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल. तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि दोस्त और दुश्मन जो है वो परमानेंट नहीं होते. परमानेंट होते हैं तो वो अपने राष्ट्र हित है. और शायद इसी सिद्धांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी ने अपने सबसे बड़ी यह ताकत बनाते हुए हमने देखा है कि और एक तरफ G7 है, दूसरी तरफ ब्रिक्स, और एक तरफ वॉशिंगटन, एक तरफ मॉस्को, फिर तीसरी तरफ हम बीजिंग भी देख रहे हैं. तो तीनों के बीच में खड़ा भारत है, अपने हितों के साथ और अपनी शर्तों पर, अपनी पहचान के साथ. और ये वही भारत है जिसे कभी ग्लोबल इक्वेशन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज भारत खुद एक इक्वेशन बन चुका है. क्योंकि बदलती हुई दुनिया में सिर्फ सुपर पावर बनना काफी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना होता है, और वो होता है एक किंग मेकर. और अगर आने वाले सालों में G7 भी भारत को चाहता है, ब्रिक्स भी भारत को चाहता है, और रशिया जो है वो भारत को जरूरी मानता है, अमेरिका भी भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है, और चाइना भी भारत के साथ कॉपरेशन की बात कर रहा है, तो शायद ये कहना गलत नहीं है कि इसकी जो सदी है उसकी जियोपॉलिटिक्स है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प. उसका सवाल ये है कि क्या दुनिया किस सुपर पावर के आसपास घूमेगी, और बल्कि ये कहना चाहिए कि क्या भारत के बिना कोई नया ग्लोबल ऑर्डर मुमकिन है भी या नहीं. क्योंकि शायद पहली बार दुनिया के जो पावर सेंटर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सबको जोड़ने वाला जो एक बाइंडिंग फैक्टर है वो भारत है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका वर्मा, आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने सभी बिंदुओं को बहुत विस्तार से अपने सामने रखा. दर्शकों के लिए बहुत आसानी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार.